आजकल आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का एजेंडा चलाने वालों के लिए आज बहुत कुछ सीखने का दिन है, इसलिए हमने भी बड़ी मेहनत की है आज दिन भर। आज 25 जून 2020 है। 45 वर्ष पहले आज ही के दिन आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। उस दौर में जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस आपातकाल को देखा था, उनमें से बहुत सारे लोग शायद अब जिंदा भी नहीं होंगे। भारत के जिन नागरिकों का जन्म आपातकाल के दौरान या उसके आसपास हुआ, उनकी उम्र भी अब लगभग 45 या 50 वर्ष के आसपास होगी। भारत की 70 साल की राजनीति के इतिहास में यह बहुत लंबा वक्त होता है। हमारे देश के लोगों की तो वैसे भी कहा जाता है याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। हमारे देश के लोग दो तरह के होते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है इसलिए बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दूसरा उनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। आपातकाल के इस कलंक पर आज समय की धूल पड़ चुकी है। लोग भूल चुके हैं कैसे उनके ही द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके मौलिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया था। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कीमत उस वक्त एक साधारण किताब जैसी हो गई थी। गांधीवाद की माला जपने वाली कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उसूलों की हत्या कर दी थी। उसी पार्टी ने देश एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था जहां सरकार के विरोध का मतलब था जेल। यह वो दौर था जब अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती थी, रेडियो में वही समाचार सुनाई देते थे जो सरकार के आदेशों पर लिखे जाते थे। ये कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी। ये गांधी का देश था। लोग गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे और उसी गांधी उपनाम वाली इंदिरा गांधी ने ये सब कुछ किया गांधी के ही देश पर। गांधी के नाम पर बनी पार्टी के जरिए ये सब कुछ किया गया। उस दौर में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तब पूरा भारत आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जंजीरों में सिसक रहा था। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े अभिनेता और गायक जिन्हें आप हीरो समझते हैं, इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी के दरबारी बन गए थे और फिल्मों की स्क्रिप्ट और कहानियां सरकार के प्रतिनिधि फाइनल किया करते थे। और अगर जुडिशरी की बात करें तो इंदिरा गांधी कहा करती थी कि उन्हें कमिटेड जुडिशरी चाहिए, यानी ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो उनकी सेवा करती रहे। आज युवा पीढ़ी के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपातकाल की इस तस्वीर को देखकर बहुत डर जाएंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल हमारे देश में बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। उन सारे लोगों को 1975 का ये किस्सा सुन लेना चाहिए। मुझे यकीन है आप डर जाएंगे। नए ज़माने के क्रांतिकारियों को अक्सर आपने कहते सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। बीते कुछ वर्षों में आज़ादी बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा नारा बन गई है। सबको आज़ादी चाहिए। कई बार आपने बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना होगा कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और यहाँ तो कुछ भी बोल पाना, अभिव्यक्त कर पाना अब मुश्किल है। कुछ लोग तो आज के समय की तुलना आपातकाल से भी करते हैं। तो आज हम आपको असली आपातकाल बताएंगे, दिखाएंगे। ऐसे में आज की स्थितियों का सही आकलन करने के लिए ये जरूरी है कि हम एक बार फिर ये समझने की कोशिश करें कि 45 वर्ष पहले क्या हुआ था। आज हमने आपके लिए आपातकाल का एक डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसके बाद आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की कीमत को समझ पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्व कितना बड़ा होता है और जब ये अधिकार छीन लिए जाते हैं तब क्या होता है। लोकतंत्र में आजादी की कीमत क्या होती है, इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में किया है। आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को नमन किया जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था
कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत उनके पुत्र संजय गांधी के पास थी। पीएमओ की बजाय प्रधानमंत्री के घर से देश चलाया जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से देश नहीं चलता था, प्रधानमंत्री के घर से देश चलता था। आपातकाल के इस फैसले का दोष इन्हीं दोनों को दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपातकाल का दोष सिर्फ दो लोगों पर नहीं डाला जा सकता। उस समय की पूरी व्यवस्था, उस समय के वो सारे लोग जो इसे होने से रोक सकते थे, वो शिथिल पड़ गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। आज हम आपको बताना चाहते हैं कैसे राष्ट्रपति से लेकर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल, संसद और न्यायालय ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ये सब अपने कर्तव्य का पालन करने से चूक गए। हम अपनी बात फिर से 25 जून की रात से शुरू करेंगे। रात 11:45 पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के सचिव ने उनसे कहा, कैबिनेट से पास हुए बिना अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। उनके सचिव ने उन्हें आगाह किया, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद अगर चाहते तो वाकई इंदिरा गांधी को इस अध्यादेश को लौटा सकते थे, हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के पीछे चलना ही बेहतर समझा। आज बड़ा सवाल यह है, फखरुद्दीन अली अहमद ने उस दिन इंदिरा गांधी को इनकार क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी कि वो साइन करके चले गए? यह बड़ी बात है। मजबूरी को उनके इस बयान से समझा जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार कुछ लोग संजय गांधी की शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे। फखरुद्दीन अली अहमद ने उनसे कहा, यह लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा। क्या कहा? यह लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा, यानी संजय गांधी। लेकिन मेरी मजबूरी को आप लोग समझ सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप 1 नंबर सफदरजंग रोड जाएं। 1 सफदरजंग रोड उन दिनों प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास हुआ करता था। तो इतने असहाय थे देश के राष्ट्रपति। उस दिन उन्होंने मना कर दिया होता तो आपातकाल कुछ दिनों के लिए तो टल ही सकता था, या हो सकता है ना भी लगता। आपातकाल के फैसले पर इंदिरा गांधी की कैबिनेट को राष्ट्रपति के दस्तखत होने तक कुछ पता ही नहीं था। सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को कैबिनेट सचिव ने आधी रात को फोन किया और सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में आने के लिए कहा। गुजराल ने सोचा शायद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। गुजराल समय पर पहुंच गए तो वहां उनसे पहले वरिष्ठ मंत्री केसी पंत और स्वर्ण सिंह और यशवंत राव चौहान पहले ही मौजूद थे। मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा, जेंटलमैन, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। जेपी, मोरारजी भाई और दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और सारे लोग अवाक रह गए। सिर झुकाकर सभी मंत्रियों ने अध्यादेश पर कैबिनेट की बाकी औपचारिकता पूरी कर ली, हस्ताक्षर कर दिए और ये बात मान ली। केवल स्वर्ण सिंह ने सवाल किया कि ये गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हुई हैं। तो आप सोचिए, अगले दिन इंदिरा गांधी की पूरी कैबिनेट क्यों यह मान गई कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया है सही किया है? क्यों उन्होंने उसी दिन बगावत नहीं की? क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? यानी इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल है वो भी जिम्मेदार है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर ही रोक लगा दी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई का पहले घंटे में संसद सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना भी बर्दाश्त नहीं था। इंदिरा गांधी के इस फैसले पर तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों आंख बंद किए बैठे रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहते इसे रोक सकते थे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में अपने मुताबिक संशोधन करने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की। 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका यानी अदालत से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई करने का अधिकार छीन लिया। इसे 38वां संशोधन कहा जाता है। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन करके कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार भी छीन लिया। यानी अब कोई भी अदालत इंदिरा गांधी की जांच नहीं कर सकती, इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए फैसले पर रोक नहीं लगा सकती। सारी शक्तियां छीन ली। यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव में धांधली के मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकता था। इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया। सरकार अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहती थी। और आप सोचिए, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया, लोकसभा स्पीकर का बताया, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल का बताया, राष्ट्रपति का बताया। अब सोचिए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी
जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता क्यों चुप बैठे रहे? क्यों उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया? क्या आप आज इस बात की कल्पना कर सकते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उस समय विद्रोह कर सकती थी और वो इंदिरा गांधी को रोक सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की जागीर बन चुकी थी। अब उदाहरणों की मदद से हम आपको बताएंगे किस तरह इमरजेंसी के रोड रोलर से प्रेस की आजादी को कुचला गया। यानी आज तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, आपको सब पता चल जाता है, लेकिन उस समय मीडिया भी कुछ नहीं बोल सकता था। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगी। अखबारों के दफ्तरों में उसी रात पावर सप्लाई जानबूझकर काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल की खबर छाप ही ना सके। अखबारों के दफ्तरों को 2 दिन बाद पावर सप्लाई मिली। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर मनमानी शुरू की। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बन गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरेंडर कर दिया। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया, यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी उन्होंने खारिज कर दिया। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हुआ। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट लगाया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, हर कार्टून, हर तस्वीर को पहले स्क्रीन करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार के खिलाफ न हो। देश की 4 बड़ी न्यूज एजेंसियां पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक ही समाचार एजेंसी बना दी ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहे। और द हिंदू के संपादक जी कस्तूरी को इसका प्रमुख बनाया गया। सोचिए, खुशवंत सिंह ने आपातकाल का समर्थन किया था। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह सरकार के साथ थे। जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक किताब लिखकर स्पष्टीकरण दिया जिसका शीर्षक था व्हाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध संपादक बीजी वर्गीज को अपने मालिक के बिरला ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए बर्खास्त कर दिया था। उनके प्रमोटर ने। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल थे और गिरिलाल जैन दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर थे। ये दोनों ही पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थक थे, लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के फैसले के विरोधी थे। लेकिन वो अखबार के प्रबंधन के सामने मजबूर थे। खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल आपातकाल का समर्थन करने वाले पत्रकारों के नेता थे। श्यामलाल के बाद अखबार के नंबर 2 संपादक गिरिलाल जैन थे। वो आपातकाल के दौरान देश के नए नेता के तौर पर संजय गांधी की ब्रांडिंग कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे और अखबार ऐसे थे जिनके संपादकों ने भी आपातकाल का विरोध करने वालों से दूरी बना ली थी। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया, 327 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए और ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारों के 7 संवाददाताओं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं रोक दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री बंद कर दी गई। और उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। 47 बड़े संपादक। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का वो कथन बड़ा मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि जब मीडिया को झुकने के लिए कहा गया तो मीडिया रेंगने लगा। हालांकि कुछ अखबारों ने इसका विरोध भी किया था, इसलिए हमें ये आपको बताना चाहिए कि कुछ पत्रकार ऐसे थे, कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का डटकर विरोध किया। उन्होंने बहुत तकलीफें भी झेली, लेकिन वो झुके नहीं। उन सब के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने उस समय इंदिरा गांधी का विरोध किया था।
यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी वाली कहानी एक सुपरहिट स्क्रिप्ट नहीं है। यानी इमरजेंसी का अनुभव फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कड़वा रहा कि तमाम फिल्मकार इस विषय को फिल्मों में उठाने से बचते रहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिस तरह इमरजेंसी के दौरान कुचला गया, वैसा आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन तब भी फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इंदिरा गांधी की अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए आज आपको संजय गांधी का एक पुराना भाषण सुना रहे हैं जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान इन्हीं फिल्मी सितारों के बीच दिया था। तब जिन फिल्मी सितारों को आप अपना नायक समझते हैं, जिनकी फिल्म आप अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके थिएटर में जाकर देखते हैं और जिन्हें आप समझते हैं कि बड़े स्क्रीन पर ये अन्याय के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं, आप उनके फैन बन जाते हैं। वो सारे के सारे बड़े बड़े कलाकार और वो नायक और वो हीरो सब के सब संजय गांधी के बगल में खड़े हुए थे और संजय गांधी के तारीफ में भाषण दे रहे थे। सब के सब इंदिरा गांधी, संजय गांधी के समर्थक बन गए थे। दो लोगों को छोड़कर जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं, किशोर कुमार नहीं झुके थे और मशहूर फिल्म स्टार देवानंद भी उस समय नहीं झुके थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी ख़त्म कर लेता हूँ और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। तो फिल्म स्टार्स भी लाइन में लग गए थे और आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। 1975 में आपातकाल के इस काले अध्याय की नींव इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी ने मिलकर रखी थी। यह परिवारवाद का दौर था। तब भी मां बेटा ही मिलकर सरकार चला रहे थे और आज भी 2020 में भी मां बेटा ही मिलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं। आपातकाल के दौर में देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आज कांग्रेस में भी यही हालात हैं। कोरोना संक्रमण और चीन के साथ तनाव के बीच जब देश इतने मुश्किलों से गुजर रहा है, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार का साथ देने के बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां आपने ये देख लिया होगा कि 1975 में भी कुछ बदला नहीं, तब भी यही था, जोड़ी यही थी, और आज 2020 में भी कुछ बदला नहीं, तब भी जोड़ी यही थी। और कांग्रेस पार्टी ने उस इमरजेंसी से कुछ नहीं सीखा।